हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। आपको सिर्फ याद दिला दे, बहुत सारे लोग इसके ऊपर आजकल वीडियोस बना रहे हैं, बट डायरेक्ट टैक्स कोड 12 साल पहले ऑलरेडी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, कमिटी बनी थी और काफी सारा उसका डिस्कशन हुआ था, बट वो पार्लियामेंट में डायरेक्ट टैक्स कोड पास नहीं हो पाया। और इस वजह से अभी जब गवर्नमेंट ये कह रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास पूरी मेजॉरिटी भी नहीं है और इस वजह से ये होने की संभावना तो है, बट वो होने के बाद ही हमको पता चलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जो अभी का जो टैक्स का पूरा जो इनकम टैक्स का पूरा जो प्रोविजन है, इनकम टैक्स का पूरा जो ढांचा है, इनकम टैक्स का पूरा जो डिडक्शंस है, जो एग्जेम्पशंस है, ये हमको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो टैक्स, जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। क्या होगा कि आने वाले दिनों में जब डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होगा, तभी ऑटोमेटिकली आपको ये पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में क्या बदली हुआ है। बट अगर आपको वो पूरा सेक्शन का ढांचा, पूरा इनकम टैक्स का फ्लो अगर नहीं आपको पता रहेगा, तो आप डायरेक्ट टैक्स कोड शायद नहीं समझेंगे। इस वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है, स्टार्ट टू एंड, एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। इसलिए प्लीज 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 ये इसके ऊपर ध्यान रखिए और ये वीडियोस और ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें सब वीडियोस को ध्यान से आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आज अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। वो ये है, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे रेजिडेंशियल स्टेटस और नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि पूरी इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन है ये रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड होता है कि आप रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, और इसके रिलेटेड हमने काफी सारे बातें आपको बताई है। आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि अगर एक सेलर होता है, एक क्रू होता है, क्रू मेंबर, शिप का क्रू मेंबर अगर होता है, जहाज का क्रू मेंबर अगर होता है, तो उसका एनआरआई स्टेटस या रेजिडेंट स्टेटस जो है वो किसके ऊपर निर्भर होता है। तो दोस्तों इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमको दो चीजों के बारे में ख्याल रखना चाहिए। एक नंबर 1 ये है कि अगर हम एक जहाज के ऊपर, अगर एक फॉरेन शिप, मतलब फॉरेन जहाज के ऊपर अगर कोई क्रू मेंबर है जो इंडियन रेजिडेंट है, अगर फॉरेन शिप के ऊपर अगर वो काम करता है, तो फिर 182 डेज से ज्यादा अगर वो पानी में रहेगा, मतलब इंडिया के एक्चुअल टेरिटोरियल रीजन से बाहर रहेगा, तो उसको नॉन रेजिडेंट माना जाता है 182 डेज से ज्यादा अगर वो रहेगा तो। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉरेन शिप अगर इंडियन टेरिटरी पे, मतलब इंडियन पानी, क्योंकि पानी को भी टेरिटरी दिया जाता है, वो इंडियन पानी है या फॉरेन पानी है, मतलब जो समुंदर है, तो फॉरेन शिप अगर इंडियन समुंदर के अंदर भी रहता है तो वो दिन को आउट ऑफ इंडिया माना जाता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जो क्रू मेंबर इंडियन शिप के ऊपर अगर काम करता है और वो इंडियन जहाज अगर इंडियन पानी में, इंडियन समुंदर में रहेगा, तो उसको इंडिया में है ऐसा मान के चलते हैं। और जब तक, मतलब इंडियन जहाज सिर्फ फॉरेन पानी के ऊपर जब तक रहता है और वो पानी के ऊपर अगर 182 डेज से ज्यादा वो फॉरेन पानी के ऊपर, अगर इंडियन शिप पे फॉरेन पानी के ऊपर रहेगा, तो उसको नॉन रेजिडेंट माना जाता है।
और जो फॉरेन शिप या फॉरेन जहाज पे जो काम करता है वो भले इंडियन समुद्र में भी रहेगा तो भी उसको नॉन रेजिडेंट का माना जाता है, मतलब वो दिन इंडिया में काउंट नहीं किया जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। फिर से मैं आपको वापस एक बार समझाना चाहता हूं कि अगर कोई फॉरेन जहाज पे रहेगा तो वो कौन से पानी में, इसका कोई भी मायने नहीं है। फॉरेन जहाज अगर है, फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी की वो अगर जहाज है, शिप है, तो फिर उस पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो इंडियन पानी में है या फॉरेन समुद्र में है या इंडियन समुद्र में है। जो भी क्रू मेंबर है उसको 182 डेज से ज्यादा अगर वो जहाज पे रहेगा, भले वो इंडियन समुद्र में रहेगा या फॉरेन समुद्र में रहेगा, तो उसको नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। और अगर वो इंडियन शिप या इंडियन जहाज पे अगर वो सर्विस करता है तो उसको सिर्फ इंटरनेशनल जो समुद्र है सिर्फ वो दिन गिना जाएगा। जब तक उसकी जहाज इंडियन समुद्र में रहेगा तब तक उसको इंडिया का रेजिडेंट, मतलब वो इंडियन रेजिडेंट में गिना जाएगा। तो उनका 182 डेज जो है इंडियन शिप अगर रहेगा तो उसको फॉरेन पानी या फॉरेन समुद्र के ऊपर वो अगर 182 दिन 182 डेज से ज्यादा अगर वो सर्विस करता है तो वो साल उस सेलर को या उस क्रू मेंबर को नॉन रेजिडेंट माना जाता है। बाकी अगर वो कम दिन, अगर वो 182 डेज से ज्यादा अगर इंडियन पानी में अगर इंडियन जहाज रहता है तो उसको फिर रेजिडेंट इंडियन माना जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब फॉरेन जहाज जो है वो कोई भी पानी में रहेगा 182 डेज पूरा उसमें गिनती होता है। बट अगर इंडियन जहाज है तो वो इंडियन समुद्र के ऊपर उसको इंडिया में माना जाता है। मतलब उसका 182 डेज काउंट कब होगा, अगर वो इंटरनेशनल समुद्र में रहेगा तब। तो ये जानकारी बहुत ही जरूरी है क्रू मेंबर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए। और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।